हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वैन थॉफ फैक्टर को करेंगे। वैन थॉफ फैक्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 12th बोर्ड IITs नीट्स में पूछते हैं। वैन थॉफ फैक्टर एक अपना इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है इस सोल्यूशन चैप्टर में। हो सकता है इस लेक्चर को कंप्लीट करने में मुझे 2-3 लेक्चर और देने पड़े, लेकिन बच्चों घबराना नहीं है। आप जिस चीज को जितनी ज्यादा गहराई से समझेंगे वह चीज उतनी ही अच्छी समझ में आएगी। तो वीडियो चाहे कितने भी बन जाए, लेकिन बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो चलिए, आज का टॉपिक हमारा वैन थॉफ फैक्टर है और उसको हम शुरू करते हैं। सो माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। सो हेडिंग लगाइए आप वैन थॉफ फैक्टर की। वैन थॉफ फैक्टर को पढ़ने से पहले हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिवीजन आपको याद दिलाना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके भी कुछ अपने मायने हैं। तो चलिए देखते हैं हम थोड़ी सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। हमने 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, जिसमें हमारा पहला था RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। XB क्या है? XB जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent, that is number of moles of solution। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी किया था वो हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EBP के नाम से भी जानते हैं। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, स्मॉल m विच डिनोट्स फॉर मोलैरिटी। सो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ था? KBM, मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, रेट ऑफ सॉल्वेंट, यही हमने पढ़ा था। और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज DFP, और इसको डेल्टा TF से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M अगेन रिप्रेजेंट फॉर मोलैरिटी, और इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पाई से लिखा था, और पाई इज इक्वल टू क्या था हमारा? MRT। M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, RT। तो इन 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था, और जिन बच्चों ने इन लेक्चर्स को ना देखा हो, सो प्लीज आप जो हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे तक और लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो इन चारों में एक कॉमन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि चारों ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टोटली डिपेंड करती हैं सोल्यूट की क्वांटिटी में। जितना ज्यादा सोल्यूट की क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी यही होती है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन वह सोल्यूट किस प्रकार का होना चाहिए? वो सोल्यूट किस प्रकार का होना चाहिए? अगर आपने न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का हो या फिर DFP का हो या फिर EBP का हो, इवन RLBP का हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हो, जब आपने न्यूमेरिकल्स को देखा होगा तो देखा होगा कि जितने भी सोल्यूट थे सभी कैसे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे।
कैसे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट थे। यानी जितने भी सोल्यूट्स इसमें यूज हुए हैं वो सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि ऐसे सोल्यूट्स जिनको जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो ज्यों का त्यों रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यूरिया का एग्जाम्पल देखा था। जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने यूरिया का एग्जाम्पल देखा था, ग्लूकोज का एग्जाम्पल देखा था, सुक्रोज का एग्जाम्पल देखा था, इसी को केन शुगर भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो होता यूं है कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1 मोल यूरिया लिया। अब मैंने आपसे बोला कि इस 1 मोल यूरिया का आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके बताइए। तो मान लीजिए आपका जो आपका ये 1 मोल यूरिया है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने कैलकुलेट किया तो 3 atm आया। कितना आया? 10 atm आया। अब इस 1 मोल यूरिया को मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये यूरिया ब्रेकअप नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता, ये ज्यों का त्यों ही रहा है। यानी सॉल्यूशन में डालने के बाद भी इसकी क्वांटिटी 1 मोल ही रही आई। तो इस तरह से यहां तक तो सारी बातें सही थी, क्योंकि सॉल्यूशन में डालने के बाद भी उसकी क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी ही क्वांटिटी सॉल्यूशन में डालने के बाद भी थी। सो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो जैसा पहले था वैसा सॉल्यूशन में डालने के बाद भी है। तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्कुल सही निकली। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स को नहीं लेता हूं, अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स की। अब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि NaCl, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब जब आपने इन सभी को डिप किया पानी में तो ये सभी डिसोसिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यही होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डालने के बाद या फिर किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद वो अपने आयंस में ब्रेकअप हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो होता यूं है कि जब इनका डिसोसिएशन होगा तो इनके पार्टिकल्स में चेंज आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं यहाँ पे NaCl का मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया और इसको मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो ये जो है Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। तो ये यहाँ पे ये कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। 1 मोल ये 1 मोल ये, दोनों मिलकर के 2 मोल हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में डालने के पहले इसकी क्वांटिटी थी 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन में डिप करने के बाद इसकी क्वांटिटी आ गई 2 मोल। तो जब आप इनका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो मान लीजिए ये पहले सॉल्यूशन में डालने के पहले इस NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर था 3 atm। और जैसे मैंने इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, ये ब्रेकअप हो गया, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, सॉल्यूट्स की क्वांटिटी 2 मोल आ गई। तो अब क्या होगा, जस्ट डबल इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, यानी 6 atm हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ लफड़ा हो गया। लफड़ा ऐसे हो गया कि मैं तो अज्यूम करके चल रहा था ये 1 मोल, और मैंने कैलकुलेशन भी किया, फॉर्मूले पे पुट किया ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पे, और मैंने रिजल्ट लिया दिया क्या 3 atm। पर जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन में डिप किया, इसकी क्वांटिटी चेंज हो गई और इसका ये जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू आ गई 6 atm। ये तो मैंने कैलकुलेट की, और ये जो है एक्सपेरिमेंटली मैंने फाइंड किया कि जैसे मैं NaCl को किसी सॉल्यूशन में डालता हूं तो इसकी जो है क्वांटिटी चेंज हो जाती है और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स के लिए तो ये सारी बातें सही थी, लेकिन अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स आ जाते हैं तो वहां पे जितनी भी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो सारी की सारी गलत हो सकती है। और इसी को लेकर के वैन टॉप अपना कुछ इक्वेशन दिया, अपना कुछ लॉज दिया
उसी को हम वैंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। लेकिन अभी वैंट हॉफ फैक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी और कुछ चीजें बाकी हैं, तो देखिए कैसे। तो अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है बच्चों, वो किसके चलते आ रहा है? केवल पार्टिकल्स के चलते। पार्टिकल्स अगर डिसोसिएट होते हैं तो बढ़ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो जो ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है वो इस कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स ऑब्जर्व्ड colligative property is not equal to calculated colligative property। ये किसके केस में है? ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स की जब बात आती है तब। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के लिए तो सारी बातें सही थी। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मान लीजिए कि इसकी क्वांटिटी घट जाती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये तो बात होगी कि हमारे ऐसे सॉल्यूट्स जो कि क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वो सीधे ब्रेकअप कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं बच्चों जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं, ब्रेकअप नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और हमारे पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी रहती है वो घट जाती है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमारे एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमने डिसोसिएशन को थोड़ा सा समझा है, थोड़ा सा हम एसोसिएशन के बारे में समझेंगे। लेकिन एसोसिएशन को समझने से पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो वही लेंगे जो थोड़ा सा आलसी टाइप के बच्चे होंगे, सो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आलसी टाइप वाले बच्चे, और जो थोड़ा मेहनती हो तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जो है ऐसे कुछ सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं कि डिसोसिएट और ब्रेकअप नहीं करते हैं बल्कि एसोसिएट कर जाते हैं। तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं लेता हूँ एग्जाम्पल्स, 2 मोल यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड का लिया, और जैसे ही मैंने इसको बेंजीन के सोल्यूशन में इसको डिप कर दिया तो ये जो है एसिटिक एसिड 1 मोल बन जाती है। एक्चुअल में इसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके चलते जो होता है ये जो 2 मोल्स एसिटिक एसिड हैं तो ये बिल्कुल एकदम से चिपक जाते हैं और फिर बन जाता है 1 मोल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस का डिसोसिएशन नहीं हो रहा बल्कि ये एसोसिएट हो रहे हैं, और जिसके चलते यहाँ पे जो क्वांटिटी थी 2 मोल सॉल्यूट्स की अब वो हो गई हमारी 1 मोल 1 मोल। यहाँ पे मान लीजिए मैंने देखा कि 2 मोल एसिटिक एसिड है और यहाँ पे जो होता है मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया फार्मूला पे रख के, तो हमारा आ गया मान लीजिए 4 एटीएम आ गया। अब यहाँ पे जो है 1 मोल एसिटिक एसिड आया सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल क्वांटिटी थी तो 4 एटीएम था, और यहाँ पे 1 मोल क्वांटिटी है तो कितना हो जाएगा 2 एटीएम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है, और ये किसके चलते कर रही है, तो वो है हमारा पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के चलते। जब पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट्स बढ़ जाते हैं तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है, और जब हमारा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट्स घट जाता है तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो वैन टॉप ने इसी पर एक्सपेरिमेंट किए और कुछ फॉर्मूलेज दिए जिसके द्वारा हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई भी सोल्यूट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स कितना जो है बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं वैन टॉप फैक्टर के बारे में। तो वैन टॉप फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute after dissociation या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय, नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute
बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये हमारा जो है वाइल्ड ऑफ फैक्टर ने फॉर्मूला दिया कि आप क्या करिए, डिसोसिएशन के बाद जितने टोटल नंबर मोल्स हो रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, या फिर एसोसिएशन के बाद जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पहले को नीचे लिखिए। और इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स लिखे हुए डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन को देखते हैं। डिसोसिएशन के केस में हम कैसे वाइल्ड ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। सो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि क्या हो, डिसोसिएट हो, जिनका ब्रेकअप हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, NaCl हो सकता है, NgCl2 हो सकता है, Al2SO4 का होल थ्राइस हो सकता है। अब देखिए डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो डिसोसिएशन वर्ड है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का, तो या तो 100% होगा। अभी दो बातें हो सकती है कि या तो 100% डिसोसिएट हो जाए या फिर 100% से कम हो जाए, यानी लेस देन 100% हो जाए। तो इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से हम लोग लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फा से। यानी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट हो रहा है या फिर 100 से कम हो रहा है। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम 11th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, सो इसको थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलता है। चलिए धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए अभी हम सबसे पहले लेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स मान लीजिए कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। जब 100% डिसोसिएट होगा तो इसका इस यहाँ पे जो है अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 आती है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स 100% टोटली डिसोसिएट हो गया, टोटली ब्रेकअप हो चुका है, उसका टोटली आयंस में वो ब्रेक हो चुके हैं। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl को हमने मान लिया कि 100% डिसोसिएट हुआ है। जब 100% डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो अल्फा की वैल्यू है हमारी वो हमेशा क्या हो जाएगी? 1 आएगी। ये मैंने पहले ही आपको बताया है। अब जब पूरी तरह से डिसोसिएट होगा तो ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। I इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के बाद कितने टोटल मोल्स हैं उसको आपको ऊपर रखना है। तो देखिए ये 1 मोल और ये 1 मोल, यानी कितने होंगे? 2 मोल। इसको ऊपर रख दिया मैंने। और यहाँ पे कितने हैं? 1 ही मोल है ये। टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के पहले टोटल मोल कितने थे उसको नीचे लिखिए। और इस तरह से आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि हमारा टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट्स पार्टिकल्स इस केस में कितना आ रहा है डिसोसिएशन के बाद, तो आ रहा है वो 2। और यही तो हमको फाइंड करना है कि कितने टोटल नंबर पार्टिकल्स जो है आ रहे हैं डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के बाद। और अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा कितना बदलाव आ रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल NaCl था पहले, लेकिन ये क्या हो गया? जस्ट इसका डबल हो गया। जब डबल हो गया तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या? डबल बढ़ती चली जाएगी। जो पहले रही होगी वो अब जस्ट दुगना हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
सो प्लीज फॉलो करिए आप इसको, जितना आप मेरे साथ चलेंगे उतना ही सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं MgCl2 का। MgCl2 का आप आई निकाल के दिखाइए, अपने आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चों को तो हो सकता है इसको ब्रेकअप करते भी ना बन रहा हो, तो वह यहाँ पे आप इसको भी सीख सकते हैं। देखिए इसको ब्रेकअप करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितने Mg हैं, 1 Mg है। यहाँ Cl कितने हैं, 2 है, तो 1 Mg लिखिए यहाँ पे Mg, फिर प्लस कितने Cl है यहाँ पे 2, तो 2 Cl लिख दीजिए, हो गया। अब ये वाला 2 इसके चार्ज पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और ये वाला चार्ज इसके यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे ये कितना है 2 लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस। इस तरह से इसको ब्रेकअप करते हैं। तो अब आई निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ये 1 और ये 2, ये देखिए 2 और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो 2 1 3 ऊपर हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। और यहाँ पे ये टोटल कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यानी इस तरह से। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स MgCl2 आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल्स इसको लेकर के आपको हम समझाते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट डाउन कर लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। वो डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, आलसी है या फिर मेहनती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। सबसे पहले इसको ब्रेकअप करना सीख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे कितने Al हैं, 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2Al प्लस यहाँ पे SO4 कितना है 3 है, तो यहाँ लिखिए 3 SO4 पूरा। अब देखिए ये 3 इसके ऊपर चार्ज बन जाएगा, और ये 2 जो रहता है, ये 2 जो होता है इसके ऊपर चार्ज बन जाएगा, तो यह 3 है, इसलिए यहाँ 3 लिख दीजिए। 3 प्लस ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे जो होता है इसको लिख दीजिए 2 माइनस। इस तरह से ब्रेकअप हो गया। आई इसका कैलकुलेट कर लीजिए, आई इसका टू कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 3, 2 और 3 5, और यहाँ पे कितने एक ही है, तो 5/1, सो आई इज इक्वल टू 5। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये जब ब्रेकअप होगा तो कुछ इस तरह से ब्रेकअप होगा। देखिए सबसे पहले देखिए ये कितने के हैं, 4 है, यहाँ लिखिए 4K प्लस ये पूरा कितना एक ही है, तो एक ही लिख दीजिए FeCN6 इस तरह से। अब ये टोटल कितना है, यहाँ पे कितना 1 है, ये 1 है तो 1 चार्ज लगा दीजिए, ये 4 है तो इसके ऊपर चार्ज, ये 4K प्लस यहाँ 4 माइनस। अब इसका हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन 4 और ये 5, तो 5 और डिसोसिएशन के पहले कितना था, एक पूरा मॉलिक्यूल से थे, एक पूरा मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे 1, और इस तरह से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। ये जो है वांट ऑफ फैक्टर यानी आई की वैल्यू हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। वो भी कब, जब ये 100% डिसोसिएट होगा। हम मान लीजिए 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तब के केस में क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए डिसोसिएशन के केस में जितने भी एग्जांपल्स हमने किए यहाँ पे, तो अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही थी। आई की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे, हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही थी। तो जब भी अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा तो जो हमारे पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, वो हमेशा 1 से ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट्स जितने भी आएंगे तो वो हमेशा 1 से ज्यादा आएंगे। तो जब इस तरह से 1 से ज्यादा आएंगे, 1 से ज्यादा जब वैल्यू आएगी तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा जो है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा रहेगी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है तो हमेशा वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, और जब वॉन ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमेशा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बड़ी रहेगी। तो ये हमने देखा जब हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था। अब हम चलिए देखते हैं कि जब हमारा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, यानी 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, उस केस में क्या होगा। तो जब किसी भी सब्सटेंस का 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, इसका मतलब वो 100% से कम होगा। जब 100% से कम होगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1 मोल से केवल अल्फा ही डिसोसिएट हुए, 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हुए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl का। अभी तक हम मान रहे थे कि NaCl मान लीजिए 100% अगर डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मान के ये चलेंगे कि हमारा जो NaCl है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो जब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे इक्विलिब्रियम का, और ये बनेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसी तरह से यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 मोल है, ये स्टेज है हमारी इनिशियल शुरुआत की स्टेज है जब अभी डिसोसिएशन नहीं शुरू हुआ था। ये हमारी क्वांटिटी थी 1 मोल। तो इनिशियल स्टेज पे ये भी कुछ नहीं बना हुआ है, 0 था। अब आफ्टर डिसोसिएशन यानी डिसोसिएशन के बाद इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डिसोसिएट हो जाए, जितना होना था उतना हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है। इसको जितना टूटना था वो टूट गया, और इसको जितना जुड़ना था और जुड़ करके ये बनना था वो हो गया। तब की पोजीशन हमारी इक्विलिब्रियम की होती है, और इसी को हम कहते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 1 मोल से यानी कितने डिसोसिएट हुए, अल्फा डिसोसिएट हुए, तो 1 माइनस इसको हम अल्फा कर देते हैं। ये डिसोसिएशन होने के बाद इतनी वैल्यू बच रही है। ये कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए में से आपने उसको 5 को खर्च कर दिए, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, 10-5 लिख सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू तो 5 आती है कि हाँ भाई से 5 खर्च कर दिए तो 5 बचा। लेकिन इस चीज को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 1 मोल में से अल्फा चले गए तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। अब जब अल्फा निकल रहे हैं, इसमें से 1 मोल से अल्फा निकल रहे हैं, तो यहाँ बन कितने रहे हैं, ये अल्फा बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई का मतलब क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन की ये वाली वैल्यू है, यानी सबको जोड़ दीजिए आप। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे, बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल थे, यानी डिसोसिएट होने के पहले 1 मोल था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मोल। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा कितना, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 1। अब यहाँ पे अल्फा, अगर मान लीजिए ये कंप्लीट डिसोसिएट होता, तो मैंने बताया था कि अल्फा जब कंप्लीट डिसोसिएट होगा, इसका मतलब वो 100% डिसोसिएट होगा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसका, तो इसकी वैल्यू पुट करिए, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी 2 आ जाएगा। जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होता तो ये 2 आ जाता, जो हमने अभी पहले भी कैलकुलेट किया है कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था तो हमारे NaCl के जो मोल आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 2। सो मैंने यहाँ पे इसको चेक भी कर लिया कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती, और जब अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती तो यहाँ पे हमारा 1 ऑफ फैक्टर 2 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे
कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा यानी 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा तो इसका मतलब या तो वो 50%, या तो वो 60%, या तो वो 70, या तो 80, या तो 90 हो सकता है। तो उस की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, वो हमेशा 1 से कम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेके चलता हूँ कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% से कम। मैं मान लेता हूँ 50%। तो 50% का मतलब क्या हुआ, 50 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, कट जाएगा, आएगा कितना 0.5। यानी 50% डिसोसिएशन का मतलब ये हो गया कि ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। तो अब आप यही कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ 0.5 रख दीजिए, 1 प्लस 0.5 यानी 1.5। सो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। इस तरह से जो है हम जो है अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो भी, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का, सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ अदर एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और भी आपके जितने डाउट्स हैं तो क्लियर हो जाएंगे। जो बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के सब कुछ करना है। मेरे जितने भी लेक्चर्स रहेंगे आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें समझ के रहेंगी। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल MgCl2 का। अब हम ये मानते हैं कि MgCl2 का पूरा ब्रेकअप नहीं हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। ये बना Mg2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। शुरू में मान के चलते हैं कि इसके 1 मोल थे और ये डिसोसिएट नहीं हुआ था तो 0 था। यहाँ लिख देना है इनिशियल लिख करके प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आ जाएंगी। अब जो है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर डिसोसिएशन यानी डिसोसिएशन के बाद अब इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से केवल अल्फा ही अमाउंट डिसोसिएट हुआ है। तो जब अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे बनेंगे कितने, जितना डिसोसिएट हुआ है, और है कितना ये 1 मोल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा। यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 अल्फा। 1 मोल में से अल्फा तो बचा कितना यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। अब 1 मोल से केवल अल्फा ही निकल रहे थे, डिसोसिएट हो रहे थे, इधर बनेंगे कितना अल्फा, ये अल्फा बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं Cl के तो 2 अल्फा बन जाएंगे। अब इस तरह से अगर हम इसकी आई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा सबको जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1। ये अल्फा अल्फा कट जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। अब इससे आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने कंप्लीट डिसोसिएशन में पढ़ा था, जो हमने कंप्लीट डिसोसिएशन में भी देखा था, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने से सेटिस्फाई करती है कि नहीं। देखिए जब भी 100% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 रख दीजिए वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और 1 इक्वल टू 3 1। MgCl2 में आप जब हम कंप्लीट डिसोसिएशन का एग्जांपल देख रहे थे MgCl2 का, तो आप जाके देखिए वहां पे आई की वैल्यू 3 आई हुई थी। अब यहाँ पे जो है आई की वैल्यू 3 आ चुकी है। मान लीजिए अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है, मान लीजिए 70% हुआ, 70% हुआ तो 0.7 रख दीजिए, 0.7 रख देंगे तो 2 इंटू 0.7 यानी 1.4, 1 प्लस 1.4 यानी 2.4, 2.4 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2.4 वैल्यू फिर आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों आप Al2SO4 का एग्जांपल भी कर सकते हैं, K4FeCl6 का भी एग्जांपल कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जब 100% डिसोसिएट हो या फिर 100% से कम हो। क्योंकि ये लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी इस लेक्चर को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे और अगले लेक्चर में, और जिसमें हम स्टडी करेंगे एसोसिएशन से रिलेटेड सॉल्यूट्स पार्टिकल्स को। यहाँ पर हमने डिसोसिएशन को देखा है, अब हम एसोसिएशन की बात करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम एसोसिएट्स पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।